Recording in progress. हेलो बच्चों, आर यू गेटिंग माय वॉइस? बच्चों आवाज आ रही है? क्या हो रहा है भाई? ये समझ से परे है आज सिस्टम हमारा। और बताइए, कुछ नया ताजा सुनाइए आप लोग। कुछ नया पूछो। चलो कौन कौन बताएगा? निहारिका, चलो निहारिका से पूछाएगा। तो लगता है निहारिका ने देख दाख लिया है कुछ कॉपी किताब। कुछ भी नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, फिर फटाफट फायर शुरू। किशन गंगा, फिर धौली गंगा। अच्छा मुझे कंफ्यूजन था रामगंगा एंड धौली गंगा में थोड़ा सा। थर्ड नंबर पे रामगंगा, फिर अच्छा वैनगंगा। अच्छा, ऐसा भी? फिर कोई और दूसरा बताना चाहेगा? कोई और बताना? जो शुद्ध गंगा हिमाचल से जम्मू कश्मीर से निकलती है, और उसके बाद सर जो धौली गंगा निकलती है सर, फिर उसके बाद रामगंगा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, और फिर उसके बाद निकलती है सोनगंगा जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और सॉरी छत्तीस। चलो गुड। जो नदी बनती है गंगा के चलते। सबसे उत्तर में आप लोग देखोगे झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, JNK में है। फिर आपके उत्तराखंड में झेलम है, वो है धौली गंगा है, कल जिक्र हुआ था। राम गंगा जो है उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री बनाते हुए यूपी में बहती है। उसकी गंगा की सहायक नदी मुरादाबाद के पास से गुजरती है। जो बच्चे रामपुर मुरादाबाद से होंगे शायद राम गंगा को जरूर जानते होंगे। कोई है बच्चा रामपुर से, मुरादाबाद से? हाँ, कालागढ़ में। तो ये काफी फेमस नदी है। सोन नदी तो आप लोग जानते ही हैं, और वेन गंगा जो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए वो मैंने जोड़ दिया था। तो दीज आर सम रिवर्स, नो डाउट। ऐसे भी क्वेश्चंस नदियों से आते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ एक और भी क्वेश्चन आता है उपयोगिता से जुड़ा हुआ, यानी कि बांध और नदियां या बांध और राज्य, ये भी पूछा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और नदियां, ये भी क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि नदियां किसी भी क्षेत्र की इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। ध्यान रखना, जल के बिना कुछ नहीं है। बार बार मैं बात करता रहता हूं, जल ही जीवन है, इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसे में कई बार इकोलॉजी में आप लोग देखोगे उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब जितना ज्यादा आप नदियों पर वर्कआउट किए रहोगे, उतना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझने में सहायता मिलेगी। और जब इसे समझे रहोगे तो जैसा मैंने कहा, डिस्प्यूट बहुत जगह चलते रहते हैं, उन डिस्प्यूट को भी गहराई से समझने में सहायता मिलेगी। अदरवाइज आपको पता ही नहीं कौन सी नदी कहां पर है, कहां प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है, यू डोंट नो ज्योग्राफी ऑफ दैट रिवर, देन जस्ट इमेजिन कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर कई सारे राज्यों के बीच, वो कैसे समझ पाओगे? फिर रटना पड़ेगा, और रटने का नतीजा ये होता है जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता यूपीएससी में। आंसर में जस्टिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली सफरर आप होंगे। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं बार बार सबसे कह रहा हूं कि मैपिंग पर जरूर काम करिए। कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मैप्स बना के भेजे, जयवेश ने बड़ा अच्छा मैप बना के भेजा है, और कई बच्चों ने काफी अच्छा काम किया है। तो ये काम जरूर करिए, पर अल्टीमेटली मैं देखता हूं इतने लोग हैं क्लास में, 50-60 लोग, सबके नहीं आते हैं। गलत बात है भाई, ये गलत बात है। तो चलिए आइए थोड़ा सा चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, उत्तर भारत में एक बहुत ही विकसित अपवाह तंत्र पाया जाता है जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं।
और इसका उद्भव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप देखोगे हिमालय क्षेत्र से होता है। इसलिए उद्गम के आधार पर यह आपका उत्तर का नदियों का प्रवाह तंत्र या फिर हिमालय क्षेत्र की नदियों का प्रवाह तंत्र, ये दोनों शब्द यूज होते हैं, महत्वपूर्ण बनता है। जिसमें आप लोगों ने देखा कि स्थानीय स्तर पर 3 बड़े तंत्र बनते हैं, जिसमें सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र और आपका लास्ट में ब्रह्मपुत्रा तंत्र, ये तीनों तंत्र देखा। आप लोग मैप पर बार बार बच्चों काम करिए, जितना संभव हो मैप पर बार बार काम होना चाहिए। इन नदियों को भर डालो बेटा, जितना ज्यादा भरोगे बांध की क्लैरिटी होगी कि कहां कहां बांध कौन कौन से पाए जाते हैं, फिर कौन कौन से नगर पाए जाते हैं। और इसमें आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल मेरी बुक जो है भारत भूगोल मानचित्रावली, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसे जरूर आप लोग संभव हो तो परचेज कर लें, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरी बुक है, नो डाउट आप लोग देखेंगे तो सहायक साबित होगी। 2-1 बच्चों ने, किनके पास अभी बुक है भाई मेरी? जयेश, हाँ, तो जयेश का वो हेल्पफुल साबित हो रही कि नहीं भाई? यस सर। उसमें एक तरफ इंफॉर्मेशन भी है, एक तरफ मैपिंग भी है। क्या बेटा? हाँ सर। क्या कह रहे हो? वो इसमें इजीली मिल जाती है, हाँ। डिटेल भी मिल जाती है, तो लोकेशन इजीली फाइंड आउट हो जाती है। यस, ये दोनों बात है। एक्चुअली देखो, एटलस की अपनी आवश्यकता है और बुक की एक अपनी आवश्यकता है। वो बुक बच्चों ने ही लिखवाई हुई है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों ने लिखवाई हुई है, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा है, ठीक है। तो उसके लिए उसको थोड़ा संभव आप लोग देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं, एक इसी में टॉपिक समझ में आता है, इन नदियों का कुछ महत्व है या वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं? बोलिए, कुछ महत्व है या बस ऐसे ही चल रहा है? तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को कहा कि भारत माइनस हिमालय की नदियां इक्वल टू नथिंग, बिल्कुल सही बात। यह जो सभ्यता संस्कृति है, यह भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए न सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराती हैं ये नदियां, बल्कि खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने में सहयोगी बनती है। और जो खाना दे, जो पानी दे, वही तो मां कहलाती है। इसीलिए देखो, आप लोग उत्तर भारत की नदियां मां के रूप में पूजी जाती हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? गंगा मैया, यमुना मैया। और मंत्र आप पढ़ोगे, यमुना चय सरस्वती चय गंगा चय नमो नमः, सुना कुछ ऐसे एक बड़ा अच्छा मंत्र है जो मुझे याद नहीं आ रहा। अभी अचानक स्ट्राइक हुआ, बाबा बचपन में गायक बोला करते थे यमुना चय गंगा चय सरस्वती चय। और कथा वथा जब होती है तब भी आप लोग देखते होंगे, जब कथा की शुरुआत होती, कलश रखा जाता है तो उसमें देखोगे पानी रखा जाता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? कभी पानी रखा जाता है कि नहीं बच्चों? कथा वथा आप लोग सुनते नहीं है, सुना करो कथा कभी। तो उसमें देखो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, यमुना चय गंगा चय कावेरी दो गोदावरी सरस्वती चय, बहुत सारे उसमें नदियां को एक साथ बोला जाता है। मतलब ये जो है जल के स्रोत है और उनको ट्रिब्यूट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नदियां हमारे लिए जीवन की स्रोत हैं, सो कोल्ड एज मदर। और इसीलिए अमिताभ बच्चन ने गाना गाया है, कौन सा? छोरा गंगा किनारे वाला, सुना है ना? वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल। यानी कि जो छोरा है, गंगा के किनारे रहने वाले जो छोरे होते हैं, वे आम छोरे नहीं होते हैं, दिमाग से बहुत तेज, शरीर से बलशाली, समझे? तो इसीलिए इन नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है बच्चों, प्राचीन काल से। तो हेडिंग लिखिए, उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में
हिमालयी नदियों का महत्व। हिमालयी नदियों का महत्व। भारत के उत्तर में लिखे जल्दी से, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र से छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां निकलती हैं। छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां निकलती हैं और इन नदियों का प्राचीन काल से ही उत्तर के विशाल मैदान के लिए, उत्तर के विशाल मैदान के लिए विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। इन नदियों ने पेयजल, कृषि जल, इन नदियों ने पेयजल एवं कृषि जल उपलब्ध कराकर प्राचीन सभ्यता के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, प्राचीन सभ्यता के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में, जैसे सिंधु और प्रशस्त किया, जैसे सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में, जैसे सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में ही क्रमशः सिंधु सभ्यता और, जैसे सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में ही, सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में ही क्रमशः सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता का आर्य संस्कृति लिख लो, आर्य संस्कृति का विकास हुआ, आर्य संस्कृति का विकास हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट पैरा। हिमालयी नदियां वर्तमान में मैदानी भागों में, हिमालयी नदियां वर्तमान में मैदानी भागों में पेयजल, कृषि जल, भूगर्भिक जल आदि की महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आदि की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन नदियों पर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन नदियों पर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। जिनसे अनेक नहरें निकाली गई हैं, जिनसे अनेक नहरें निकाली गई हैं। जो संपूर्ण मैदानी भाग में, जो संपूर्ण मैदानी भाग में
संपूर्ण मैदानी भाग में सिंचाई करती हैं। जैसे ऊपरी गंग नहर, जैसे ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर, इन नहरों के निर्माण ने ही, इन नहरों के निर्माण ने ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कृषि के विकास में योगदान दिया है। कृषि के विकास में योगदान दिया है और ये क्षेत्र हरित क्रांति के अग्रगामी बने, हरित क्रांति के अग्रगामी बने। हरित क्रांति के अग्रगामी बने। इससे देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सका। इससे देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सका। बोलिए, बात सही है कि नहीं? जो बच्चे मेरठ से हो, मेरठ से कोई है बच्चा? मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर शायद है कोई। यस सर, मैं हूँ। क्या नाम बेटा? नेहा। तो बेटा मुजफ्फरनगर के मतलब विकसित होने का, मुजफ्फरनगर एक बहुत ही एग्रीकल्चरल डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्या कारण है बताओ? सर, गंगा से छोटी छोटी जो गंगा नहर है ये सब निकाल के लाई गई है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पे कृषि अच्छी है क्योंकि सिंचाई के साधन पर्याप्त है। आप हरिद्वार गई होगी तो वहीं पर गंगा नहर है ना, हर की पैड़ी बोलते हैं। जो बच्चे हरिद्वार गए होंगे तो हर की पैड़ी पे नहाए होंगे। कितने लोग हरिद्वार गए हैं, हर की पैड़ी पे नहाए हुए हैं? हाँ, तो हर की पौड़ी या पैड़ी दोनों वर्ड यूज होता है। तो आप इस पूरे एरिया में देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कैनाल निकली हुई है, जो देश के सबसे बड़ी कैनाल्स में से एक भी है और किसी समय देश की सबसे बड़ी कैनाल हुआ करती थी। ऊपरी गंग कैनाल जो अंग्रेजों ने 1848 में बनाई थी बच्चों। वह भारत में प्रारंभिक अंग्रेजों का इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने इस पूरे एरिया में एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को देखते हुए ये कैनाल उस समय बनाई हुई थी। और नो डाउट इस कैनाल के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, इन मतलब क्षेत्रों में बेटा रिवोल्यूशन आ गया। बागपत और जितने भी हैं, रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति के क्षेत्र बने। और आप देखोगे ऊपरी गंग कैनाल से बहुत सारे छोटे छोटे बम्बा, रजवाहे निकाले गए हैं, जिससे इस पूरे एरिया में सिंचाई होती रहती है। और भारत में जो कहा जाता है मुजफ्फरपुर टू मुजफ्फरनगर, सुना है? मुजफ्फरपुर टू मुजफ्फरनगर, ये जो भारत की सबसे बड़ी शुगर बेल्ट है, इस कैनाल, इन कैनाल्स के बनने की वजह से ही संभव हो सके बच्चों। आप यदि कभी मेरठ साइड से आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर की ओर एंट्री करेंगे, तो देखेंगे मतलब किलोमीटर्स में कई बार गन्ने दिखाई देते हैं। गन्ना गन्ना, ओनली गन्ना, है ना। और गन्ना कैश क्रॉप है, तो इसी वजह से देखोगे इस एरिया में काफी विकास हो सका है।
तो इस रूप में जहां जहां कैनाल्स बनी है, पंजाब के विकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि नदियों पर बनाई गई नहरें, जिसकी वजह से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है और वहां पर बड़े आराम से 3-3 क्रॉप्स, कई बार तो लोग लगे हाथ 4-4 क्रॉप्स भी ले लेते हैं। 3-3 से 4-4 क्रॉप्स बड़ी आसानी से लोग ले पाते। तो कैसे संभव हो सका? नो डाउट कैनाल की वजह से, सिंचाई की सुविधाओं के बढ़ने की वजह से। इस रूप में इन सब चीजों को आप आसानी से लिंकअप कर सकते है या नहीं? तो इन मैदानी भागों में नदियों का बहुत महत्व। नेक्स्ट पैरा, हिमालयी नदियां मैदानी भागों के लिए, हिमालयी नदियां मैदानी भागों के लिए विद्युत ऊर्जा की स्रोत भी हैं, विद्युत ऊर्जा की स्रोत भी हैं, जिससे मैदानी भागों में औद्योगिकरण और नगरीकरण को गति मिली है, जिससे मैदानी भागों में औद्योगिकरण और नगरीकरण को गति मिली है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, सर एक बार और बोल दीजिए। औद्योगिकरण और नगरीकरण को गति मिली है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, अनेक बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाली लाइन। नगरीकरण को गति मिली है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में बिजली प्राप्त होती है। जैसे टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध आदि। बाकी तो आप लोगों ने बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं, पार्वती परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, बहुत सारी, उरी परियोजना, कितनी सारी आप लोगों ने सुनी होगी। इन सभी का विशेष महत्व। नेक्स्ट लिखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां नदियां ऊपरी भागों से बड़ी मात्रा में, ऊपरी भागों से बड़ी मात्रा में गाद बहाकर लाती हैं। गाद जानते हो क्या, औसाद जो उसमें होता है, गाद बहाकर लाती हैं। उन्हें मैदानी भागों में जमा करती हैं, उन्हें मैदानी भागों में जमा करती हैं। जिससे यह उत्तर का मैदानी भाग, जिससे उत्तर का, यह उत्तर का मैदानी भाग निरंतर उर्वर बना रहता है, निरंतर उर्वर बना रहता है। बना रहता है। इस प्रकार कृषि के लिए उपयोगी भी है, इस प्रकार कृषि के लिए उपयोगी भी है। ये भी बच्चों बड़ी खास बात है। इसीलिए एक बार पीएम हमारे गए थे
लद्दाख साइड में और नेपाल दोनों के क्षेत्रों में एक बड़ा अच्छी लाइन बोली थी कि पहाड़ी भागों की पानी और जवानी दोनों स्थानीय विकास में काम नहीं आ पाती हैं। सुनिए लाइन कभी आप लोगों ने कि पहाड़ी भागों की जो जवानी है और वहां का जो पानी है स्थानीय स्तर पर विकास में काम नहीं आ पाता है, वह हमें करना होगा। पर्वतीय भागों के विकास में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आप लोग न्यूज में कई बार सुनते भी रहते होंगे, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अनेक गांव, खासकर उत्तराखंड के अनेक गांव इस समय खाली होते जा रहे हैं। सुना है कि नहीं कभी कभी आप लोगों ने? क्यों बच्चों? जो पलायन करता है, पहाड़ पे बहुत लोग नीचे आ रहे हैं उतर। जिससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेना को समस्या हो रही है, स्थानीय स्तर पर जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो हमारी प्रभावित हो सकती है। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाई यहां पर विकास को जोड़ा जाए और स्थानीय सरकारें इसमें गति दें और लोग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विशेष रूप से पर्यटन द्वारा संभव है, अन्य कई तरह से चीजें संभव। इसी को आप लोगों को याद हो, जनरल विपिन रावत जी नहीं रहे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव में ही सेटल्ड होना चाहूंगा। शायद आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने अपने हाँ और अपना जो उनका पुराना खानदानी घर था रिनोवेट भी करवा रहे थे इस समय बेचारे, कि चलो भाई 1 साल का और उनका टाइम था, 1-1.5 साल का, कि चलो उसके बाद मैं वहीं सेटल करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे रोल मॉडल्स आने पड़ेंगे जिससे धीरे धीरे अच्छा, सबसे बड़ी बात स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर जब क्रिएट होंगे तो अपने आप ही ये चीजें और बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अवसादों का बह के आना उसी सेंस में है कि वहां पर जो उपजाऊ मिट्टी है बह के नीचे आ जाती है और जो वहाँ के युवा हैं, युवा ही भाई सबसे उपजाऊ होते हैं, तो युवा जनरली मैदानी भागों में आ जाते हैं या मिलिट्री में चले जाते हैं। आप जाओगे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो आप देखोगे हर घर से युवा कहीं ना कहीं मिलिट्री में मिलता है आपको। चलिए नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त हिमालयी नदियों की एक प्रमुख भूमिका मैदानी भागों में बाढ़ लाने के रूप में है। प्रमुख भूमिका मैदानी भागों में बाढ़ लाने के रूप में है। जब ऊपरी भागों में अधिक वर्षा होती है तो ये नदियां सर प्रमुख भूमिका के बाद क्या बोले? प्रमुख भूमिका मैदानी भागों में बाढ़ लाने की है, बाढ़ लाने के रूप में है। जब ऊपरी भागों में अधिक वर्षा होती है, जब ऊपरी भागों में अधिक वर्षा होती है तो ये नदियां तेजी से मैदानी भागों में अपने जल को फैला देती हैं। ये नदियां तेजी से मैदानी भागों में अपने जल को फैला देती हैं। जिससे एक बहुत बड़ी जनसंख्या बाढ़ग्रस्त हो जाती है, बाढ़ग्रस्त हो जाती है। जैसे गंडक कोसी, निचली गंगा के क्षेत्र आदि, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल
में भीषण बाढ़ के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। भीषण बाढ़ के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में बाढ़ के कारण होने वाली कुल मौतों में 20% सिर्फ भारत के उत्तरी मैदानों में ही होती हैं। इससे प्रत्येक वर्ष कुल मौतों में 20% सिर्फ भारत के उत्तरी मैदानों में होती हैं। इससे प्रत्येक वर्ष अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इससे प्रत्येक वर्ष अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। एंड लास्ट लिख दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंक्लूड कर दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के मैदानी भागों में हिमालयी नदियों की भूमिका बहुआयामी है। हिमालयी नदियों की भूमिका बहुआयामी है और तकनीकी एवं आर्थिक विकास करके नदियों की भूमिका बहुआयामी है और तकनीकी एवं आर्थिक विकास करके इनकी भूमिका को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। ये कभी आप ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं, इन सब बातों को जीएस में प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर भी आपको आवश्यकता लगती है वहां पर आप इस टाइप के इनके महत्व को आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रायद्वीपी नदी तंत्र। प्रायद्वीपी नदी तंत्र आप लोग जानते हैं कि हमने दो भागों में इस तंत्र को बांटा था। एक उत्तर भारत का यानी हिमालयी तंत्र और एक दूसरा प्रायद्वीपी तंत्र। दो नदी तंत्र हमारे यहां स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के काल में अंतर है, इनकी विभिन्न विशेषताओं में अंतर है। इसी वजह से दो क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से बांटा जा सकता है। थोड़ा सा हम लोग प्रायद्वीपी तंत्र की विशेषताओं को देखते हैं कि भाई क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो कोई बताएगा क्या विशेषताएं हैं? बोलिए। जैसे हिमालय की नदियां सदा नीरा है, हमेशा में जल रहता है। ये अपना जल वर्षा से प्राप्त होते हैं तो कभी कभी सूख भी जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रायद्वीपी नदी तंत्र नदी तंत्र मौसमी नदी तंत्र है। क्योंकि
यह केवल वर्षा से जल प्राप्त करता है। क्या ये भी कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मॉनसूनी तंत्र है? क्यों कह सकते हैं मॉनसूनी? तो भाई मॉनसून से ही बारिश होती है, तो जब बारिश होगी पानी होगा तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो कहानी खत्म। तो जल प्राप्त करता है, ये भी आप पहली बात। दूसरी, यह भारत का सबसे प्राचीन नदी तंत्र है। क्यों बच्चों, क्यों सबसे प्राचीन है? क्योंकि ये भूभाग ही सबसे प्राचीन है ना, है या नहीं? यह भूभाग जो है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, इसका मतलब नदियां भी सबसे प्राचीन होंगी। बिल्कुल सही बात है। अतः यह वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका है। याद रहेगा। नेक्स्ट, यहां की नदियां लंबवत अपर्दन नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। अतः पार्श्विक अपर्दन करती हैं। समझ गए बच्चों? ये भी बड़ी खास बात है। यहां की, लिखो अभी एक मिनट, यहां की नदियां सुनिश्चित वाहिकाओं में बहती हैं। यानी मार्ग नहीं बदलती हैं। जैसे अपने यहां सुनते होगे दामोदर, तो भाई कोसी का तो पता ही नहीं कब किधर से चल दे। तो ये साहब एकदम सुनिश्चित मार्ग में बहते, एकदम डेफिनेट बात। ठीक है? क्यों निश्चित मार्ग में बहती हैं? बोलिए। बहुत ज्यादा जल नहीं आ पाता। अच्छा जल नहीं प्राप्त। अच्छा। तो वृद्धावस्था में पता है ना रास्ता कहाँ से जाना है। अच्छा। अब बताना बच्चों को बेकार हो जाता है। मैंने बोला था उस दिन कि जब चट्टानें पढ़ोगे जियो स्ट्रक्चर, तो उसमें किसी भी क्षेत्र के जो नदियां बहती हैं, जो नदियां पाई जाती हैं, वो वहां के चट्टानों के सिस्टम से प्रभावित होती हैं। तो आपने पढ़ा ना, ओल्डेस्ट रॉक कहाँ मिलती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं। और ओल्डेस्ट रॉक जितनी होंगी वे कैसी होंगी? हार्ड होंगी। जितनी हार्ड होंगी, क्या काट पाओगे उन्हें आसानी से? काटने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास एक ही है, क्या है? पानी। पानी ज्यादा होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। आपके पास तो पानी भी नहीं है, 4 महीने पानी, 8 महीने घर बैठे रहते हो, तो क्या काट पाओगे?
वहीं तुम हिमालय नदियां देखते हो पूरी साल पानी और तेज पानी, धारदार पानी, तो काटती रहती हैं, इसीलिए अपने मार्ग में क्या बनाती हैं? गहरे गहरे गॉर्ज। हिमालय नदियां अपने मार्ग में गहरे गहरे गॉर्ज बनाती हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने, जैसे सिंधु का गॉर्ज जो है गिलगित के पास कितना है? 5000 मीटर, तो वहीं दिहांग गॉर्ज 5550 मीटर। सोचो, यहां पे ऐसा कुछ नहीं ऐसा। तो ये भी कह सकते हैं कि कठोर चट्टानों के क्षेत्र में, और नो डाउट भाई कठोर चट्टानों के क्षेत्र में बह रही हैं, काट छाट नहीं कर पा रही, तभी तो वृद्धावस्था में प्राप्त की कह रही हैं। अभी किसी बच्ची ने कहा कि सर लंबवत और पार्श्विक, देखो बेटा सिंपल, ये मैंने हालांकि पहले डिस्कस किया हुआ है पर आप लोग भूल जाते। पानी जब भी बहता है तो पानी हमेशा लंबवत कटान करता है बच्चों। पानी मास है ना, तो मास जब किसी सरफेस से खिसकेगा, ऐसे चलेगा, तो इरोड करेगा, कट करेगा, और धीरे धीरे नदी की गहराई बढ़ती जाती। मैंने बताया था कि इसीलिए नदी हमेशा वी शेप वैली में बहती है। देखो ऐसे, इसलिए नदी का मार्ग हमेशा वी शेप होता है। क्यों? क्योंकि नदी जब कटान करती है, उसका बीच वाला पार्ट जो होता है, जहां पानी सबसे तेज बहता है, ये उसका चैनल मॉर्फोलॉजी का लॉ है, आप लोग शायद जानते हो, आप लोगों को खैर इतना मतलब नहीं, ऑप्शनल वालों के लिए होता है, बट सिंपल वे में जनरल साइंस के रूप में भी समझ सकते हो कि जहां मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम स्पीड होती है। तो किनारे की ओर नदी की में यहां पर देखोगे, किनारे के भाग से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पानी की स्पीड कम होगी, परंतु बीच वाले भाग में पानी तेजी से बहता है। तो पानी जितना तेजी से बहेगा, कटान उतना ही बीच में ज्यादा करेगा। तो देखो कटान जब ज्यादा होगा तो नदी अपनी गहराई बढ़ा रही है। इसलिए तुम लोगों बचपन में याद हो, जब आप लोग नदी किनारे कभी नदी में नहाने वहाने गए हो, तो बड़े बाबा होंगे या बड़े भाई वगैरह कोई होंगे, तो आप छोटे बच्चे रहे होंगे, तो बार बार कहा जाता होगा, अरे बेटा तू किनारे किनारे नहा, किनारे नहा किनारे। या बाबा गए, बेटा अंदर मत जाइयो, नदी के बीच में मत जाइयो। क्यों ऐसा? स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, आंतरिक भाग में नदी की स्पीड ज्यादा होती है, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। वॉल्यूम मतलब बॉडी का आपका ज्यादा भाग कवर हो गया पानी में, तो इसका मतलब है कि मास वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो फोर्स अचानक बढ़ जाएगी, टक से बह जाओगे। समझे? इसलिए बीच में लोग जाते हैं तो डूब जाते हैं अक्सर। तो यहां पर वी शेप वैली बनाती है, तो लंबवत कटान होती है तो वी शेप वैली बनती है। क्लियर? चलिए भाई, तो ये क्या हो गई? लंबवत कटान। परंतु नदी सिर्फ लंबवत कटान नहीं करती है, पार्श्विक कटान, पार्श्विक मतलब किनारे की ओर, देखो चौड़ाई बढ़ा रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, देखा था बच्चों आप लोगों ने? तो किनारे के घर कैसे बह रहे थे, नदी काट के उठा ले जा रही थी। अबे कहां आया, चल इधर। देखा था आप लोगों ने? नहीं। तो यही कहलाता है किनारे की कटान, उसे बोलते टेक्निकली पार्श्विक लेटरल इरोजन। तो यहां पे लेटरल इरोजन भी करती है नदी, वर्टिकल इरोजन भी करती है। परंतु पर्वतीय पठारी भागों में जाओगे, प्रायद्वीपीय भाग में, तो लंबवत कटान इसलिए नहीं कर पाती हैं कि यहां कठोर चट्टानें मिल रही हैं, तो लंबवत कटान हो नहीं पाती है। ऊपर की चट्टानें पढ़ा ना आप लोगों ने कि जितना हम ऊपर आते हैं उतनी ही चट्टानें तुलनात्मक रूप से मुलायम होती जाती हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, पढ़ा था कि नहीं? तो ऊपर लेयर आ रही है ना, इन सबकी जितनी ऊपर आ रही है सब उतनी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होंगी, तो यहां पर ये चौड़ाई बढ़ाती जाएंगी। तो पार्श्विक अपवर्तन करके नदी अपनी चौड़ाई बढ़ाती है, और वर्टिकल यानी कि लंबवत अपवर्तन करके नदी अपनी गहराई बढ़ाती है। तो वहां पर अब लंबवत की गुंजाइश नहीं है। क्यों ऐसा? आपने पढ़ा था कि भारत की सबसे अधिक गहराई में कौन से ताने मिलती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे गहराई में कौन से ताने मिलती हैं? आग्नेय तो चट्टान का एक कैरेक्टर है,
प्रकार बताओ यहाँ पे। हाँ, सब सब समझाना बेकार यार, गुस्सा दिलाते तुम लोग। आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, पढ़ाया था ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले भारत की आधारभूत चट्टान कहलाती है, जो इग्नियस प्रकार की होती है और कठोर होती है, सर्वाधिक कठोर चट्टान होती है। ये सब पीछे दोहराया करो यार तुम लोग। तो यहां पर कठोर चट्टानें पाई जाने की वजह से लंबवत कटान नहीं कर पाती हैं, बट हाँ लेटरल इरोजन करती रहती हैं, पार्श्विक अपरदन करती रहती हैं। वहीं आप हिमालय में जाओगे तो पार्श्विक और लेटरल कौन कौन का है, सारा काट कूट के बहा ले जाती है सब। क्यों? ताकत है उनके पास। ताकत किसकी है बच्चों? पानी की ताकत, स्पीड की ताकत, तेज गति से चलती हैं, तो दाम मारते किनारे को धाए 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 काटते हुए लेके चलती हैं। आपने देखा होगा 2013 वाली वीडियो क्लिप, कभी देखो कैसे घर बहरे किनारे धाए धाए ढह रहे हैं, है ना। बाकी ऐसे बच्चे जो बाढ़ की भविष्यता को देखा हो वो ज्यादा बेहतर समझ सकते। ठीक, तो चलो खैर, तो यहाँ की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भाई क्या है, निश्चित वाहिकाओं में बहती हैं। अच्छा, लेटरल में भी इतना आसान नहीं है कटान काट देना, इसीलिए जो इनका मार्ग बन गया है उसी मार्ग में बहती रहती है, बहती रहती है। फिर ये अपने मार्ग में जगह जगह जल प्रपात बनाती हैं। क्यों बनाती हैं भाई? प्रायद्वीपीय नदियां जगह जगह अपने मार्ग में जल प्रपात क्यों बनाती हैं? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में बहती हैं। समझे बच्चों? ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में बहती, इसमें पश्चिमी घाट अधिकांश बड़ी एवं छोटी नदियों का उद्गम स्थल है। जैसे बताइए भाई, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। समझे? परंतु इसके अलावा अरावली से कौन सी निकलती है? साबरमती। ठीक है, लूनी भी कह सकते हो, पर साबरमती काफी ठीक ठाक है। अरावली, फिर सतपुड़ा, विंध्यन, अमरकंटक, छोटा नागपुर पठार, परंतु इसके अलावा वर्ड कर लो, परंतु इसके अलावा अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, अमरकंटक पठार, छोटा नागपुर पठार आदि से भी
अनेक नदियां निकलती हैं। अनेक नदियां निकलती हैं, ये बड़ी खास बात है भाई। यहां की नदियां जहां की अधिकांश नदियां अनुगामी है, अनुगामी है। अनुगामी का मतलब समझ रहे हो, जो ढाल का अनुसरण करे, जो ढाल का अनुसरण करे। अधिकांश बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और छोटे छोटे डेल्टा भी बनाती है। नर्मदा, तापी, इसका अपवाद हैं जो बंगाल के, जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। समझ गए बच्चों? ये कुछ इनके सामान्य विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स कह सकते हो। समझ गए? अब इन नदियों में जब हम लोग देखते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? ये देखो, यहां पर जब आप देखोगे तो यहीं से कुछ कहानी शुरू होने लगती है। गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, हुगली। ये देखो मैप में भरा होगा आप लोगों ने। और हुगली की एक सहायक नदी आती है दामोदर। आप लोगों ने भरा होगा दामोदर को, है ना? दामोदर छोटा नागपुर पठार के छत से निकलती है और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये बिहार का, बंगाल का स्ट्रोक कहलाती है। आप बंगला मूवी देखोगे, पुरानी मूवी देखो बंगला मूवी, तो आप अक्सर बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया। पुराने समय की वो जो कई बड़े फेमस डायरेक्टर हुए, उन्होंने मूवी बनाई है 60s में, है ना? तब बाढ़ यहाँ पे खूब आती थी उस समय के हिसाब से। फिर यहीं से देखोगे एक छोटी नदी, अपने मैप में चले जाओ पेज नंबर 10 पर, तो यहीं पे एक छोटी नदी और भी आ रही होगी, स्वर्ण रेखा, उड़ीसा में। मिली बच्चों स्वर्ण रेखा? क्या मतलब स्वर्ण रेखा? ऐसी नदी जिससे सोना निकलता था पहले, ऐसी नदी जिससे जल में पहले सोना मिलता था, तो प्राचीन काल में से सोना भी निकाला जाता था।
तो नाम दे दिया गया सुवर्ण रेखा। फिर यहीं पर आप आओगे ब्राह्मणी है, देखो ब्राह्मणी है, ये फिर कौन सी है, महानदी है ना, ये है ब्राह्मणी, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है दोनों। फिर यहीं पर देखोगे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहलाने वाली नदी गोदावरी होगी, मिली यहां पे गोदावरी, और वहीं पे कृष्णा होगी। गोदावरी देखोगे बहुत बड़ा अपना कैचमेंट बना रही है दक्षिण भारत में। इसी में देखो एक इसकी सहायक नदी होगी मंजीरा, मंजीरा नासिक के पास से निकलती है नदी गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, और फिर आगे बढ़ती है, फाइनली चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यहीं पर आप देखोगे कई और नदियां आ, जैसे वर्धा आ रही है, देखो यहीं पर आ रही है, यहीं पर वेन गंगा होगी, यहीं पर पेन गंगा होगी, यहीं पर देखो इरावदी भी होगी, इंद्रावती, यहां पर देखो इंद्रावती होगी नदी, छत्तीसगढ़ से निकल रही होगी। इसी में इसकी सहायक नदी आपकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता भी है। प्राणहिता ऐसी नदी जो प्राण को विकसित करने में, प्राण के लिए हित हो, प्राणहिता। आप लोगों ने मूवी बाहुबली देखी होगी, देखी बाहुबली, तो उसमें एक जगह सीन है, उसकी मां कहती है, क्या नाम है, भल्लाल देव से, कि बेटा मैं तेरे लिए प्राणहिता नदी के किनारे एक बहुत बड़ा राजमहल बनवा रही हूं, तेरे लिए गिफ्ट रहेगा। याद है सीन ये वाला? अब आप लोग डायलॉग में कहाँ ये सब बड़ी बड़ी बातें याद रहती, ज्योग्राफी की बातें बोलती है, प्राणहिता नदी के किनारे बेटा मैं बना रही हूं। तो कहता नहीं मां, मुझे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और ये और वो डायलॉग बाजी करके मां को मना लेता इधर उधर। तो इस तरह से इसको नदी को ध्यान रखना। यहीं पर देखोगे कोयना नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। यहीं पर देखो घाट प्रभा, माल प्रभा है सभी, ये छोटी छोटी नदियां। यहीं पर हगारी नदी होगी, और फिर यहीं पर देखो कावेरी नदी होगी, यहीं पर वैगई नदी होगी, मिल रही है ये वाली वैगई नदी। यहीं पर पुन्नूरू होगी, पिल्लार होगी, देखो छोटी छोटी नदियां होंगी तमिलनाडु में। फिर यहीं पर देखोगे केरला में इडुक्की होगी, पेरियार होगी। अब ये नदियां पढ़ोगे तो इन्हीं के नाम पर बेटा जब इकोलॉजी मूवमेंट में जाओगे तो भी वहीं पर फटाफट चीजें मिलेंगी। इडुक्की बायोस्फीयर रिजर्व, इडुक्की नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और आजकल चर्चा में है जरूर एक स्थान सबरीमाला, सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा। तो यहीं पर सबरीमाला जो पेंबा नदी है, वहीं नीचे से ऊपर की पहाड़ी, मतलब नीचे नदी है, वहां पर लोग नहाते हैं और ऊपर फिर पहाड़ी पर जाते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी नदियां आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ये सभी इंपोर्टेंट है छोटी छोटी नदियां। फिर यहीं पे आप आगे बढ़ोगे तो यहीं पे ये कौन सी है साहब जी, नर्मदा, जो भारत की इस रूप में एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रिफ्ट घाटी में बहती है। लीनियर रिफ्ट का अपने आप में ग्रेट एग्जाम्पल, देखो एकदम सीधा सीधा, और अरब सागर में गिरने वाली एक भारत की प्रमुख नदी कह सकते हो। फिर वहीं उसके बगल में दूसरी साहब जी बह रही है रिफ्ट वैली में, कौन, तापी, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। मेहद झील है, नाम मेहद झील है, और ये निकलती है अमरकंटक में, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों नदियां। फिर यहीं पर देखो, यही अरावली के दक्षिणी ढालों से साबरमती, यहीं पर एक और होगी, कौन सी है, साबरमती और माही, माही दो नदियां आपको यहीं पर दिखाई देंगी। तो इन नदियों को फिर यहीं पर देखोगे अरावली के पश्चिमी ढालों से एक नदी निकल के इधर आ रही होगी, लूनी, जो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो इनलैंड पैटर्न बनाती है। इनलैंड पैटर्न का मतलब क्या है,
जो पानी अपना लेके सागर तक नहीं पहुंचा पाती। सामान्य रूप से देखा जाता है कि नदियां अपने जल को सागर तक पहुंचाती हैं, तभी तो जल चक्र चलता है ना। परंतु यह नदी जल चक्र में देखा जाता है कि जो भी पानी प्राप्त करती है आगे बढ़ते हुए मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही कहीं बीच में ही सूख जाती है, तो सागर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए आप लोग बहुत सारा गाना सुनोगे बॉलीवुड के, जिसमें कल्पना की जाती है कि नदी क्या है, नायिका, और सागर क्या है, नायक। मैं नदियां तू सागर, ऐसे बहुत सारे गाना मिलेंगे जिसमें। या आप लोगों ने एक मूवी देखी हो परिणीता, परिणीता मूवी देखी आप लोगों ने? परिणीता मूवी में गाना ना पिया बोले, तो उसी में गाना एक स्टेंजा है कि मैंने पूछा नदी से तुम बल खाती ठलाती चली कहाँ, तो नदी ने कहा कि मैं अपने पिया सागर से मिलने चली, कुछ ऐसी सॉन्ग। तो जब गाने सुनोगे तो नदी और सागर का अपना एक संबंध है इकोसिस्टम में, जिसके द्वारा जो भी वर्षा होती है वह जल सागर तक पहुंच जाता है और जल चक्र निरंतर चलता रहता है, ध्यान रखना। इसीलिए गाना और भी है कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सुना है गाना बच्चों? बहुत पुराना गाना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सुना गाने वाला? नहीं सुना? सुना करो गाला.com पे जाके, देखो कितना बढ़िया गाना है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, यानी कि छोटी छोटी नदियां नदी में आकर मिलती हैं। और नदी कहाँ मिलती है? बढ़िया आवाज है, थैंक यू थैंक यू। हालांकि तो बड़ी नदी कहाँ जाके मिलती है? सागर में। और सागर कहाँ मिलता है? कोई जाने ना। क्यों? वास्ट एरिया, वेरी वेरी वास्ट एरिया। फिर वहां से जल कहां जाता है? कोई जाने ना। क्यों नहीं जानता है भाई? इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या आप सामान्य आंखों से देख पाते हो? नहीं। बोलिए, इवेपोरेशन की क्रिया सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इवेपोरेशन तभी देख सकते हो जब 100 डिग्री के आसपास पानी इवेपोरेट होने लगे, समझे? जब 100 डिग्री पानी बॉयल होता है तब आप भाप सीधे देख पाते हो। 30-40 डिग्री पर जब पानी इवेपोरेट हो रहा होता है उससे नीचे, तो आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। तो वही गाना है कि फिर कोई जाने ना। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी नदियां हैं। इन्हीं विंध्यन की श्रेणियों से आप देखोगे इधर से सभी नदियां निकल रही हैं। कौन सी? बताइए भाई, याद करो। झेलम, चिनाब, झेलम कह रहा हूं, यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ना, यहीं पर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोन भी इधर। इस तरह से आप इन सभी को मैप पर प्लॉट करिए, सब देखिए, विचार करिए, मनन करिए, इन पर बनने वाली जो परियोजनाएं हैं उनको समझिए, ठीक है? तब आपको कंप्लीट बातें समझ में आएंगी। चलिए, अब इसके बाद, इन विशेषताओं के बाद और नदियों की स्थिति के बाद एक और डायमेंशन बनता आपके पेपर में, और वो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। अंतर के 10 बिंदु बालक बताएंगे, मैं केवल लिखूंगा। हमारे बालक काफी बुद्धिमान हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये बोलेंगे और ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखता जाऊंगा। कौन? हिमालय नदियां सदानीरा होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां सदानीरा नहीं होती हैं। वर्षा से अपना जल ग्रहण करती
बस बचपन से रटी हुई लाइन है। हाँ चलिए, और नंबर 2। सर ये हिमालयी नदियाँ युवावस्था में है और हाँ बनाती है और ये नदियाँ छोटी दूरी बनाती है अच्छा और ये अच्छा। कमाल लंबा होता है। हम्म, प्रायद्वीप की नदियों का मार्ग निश्चित होता है। चलिए, और गुड। एक नदियाँ क्रियाशील होती है, घाटी में गहरे गौज बनाती है। सॉरी। और सर हिमालय नदियाँ 12 मास से होती है और प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है। बिल्कुल, चलिए, बालक ने किसी कह दे, ये भी लाइन है कि सदा नीरा और मौसमी। ठीक है, और जल्दी बोलिए फटाफट। हिमालयी नदियाँ युवावस्था में है, प्रायद्वीपीय नदियाँ वृद्धावस्था में है। चलिए ठीक है। हाँ, और सर हिमालयी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है सर, और प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती है। एकदम झूठ, एकदम झूठ। सिंधु नदी कहाँ गिरती है भाई? यस सर, यस सर, यस। सर हिमालय नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारों से। एकदम झूठ। अभी हिमालयी नदियाँ निर्माण करती है और प्रायद्वीपीय खाड़ी कम गहरी और उथली होती है। चलिए, ये भी बात ठीक है। नदी हाँ, बोलो बोलो। सर वो मैदान से भी निकलती है ना गोमती नदी, तो ये तो गलत कह रहे हैं कि पठार से निकलती है और वो हिमालय से निकलती है। तो बोल तो दिया कि एकदम झूठ। भाई प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, कई जगहों से निकलती हैं, पहाड़ियां हैं उसमें तो। और सर हिमालयी नदियाँ आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो होती है सर वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। ये कह सकते हैं तुलनात्मक। गुड। देखो, शब्दों का यही प्रयोग होता है कि कैसे आप चीजों को बच सकते हो तुलनात्मक से। नो डाउट हिमालयी नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है, परंतु एक बच्चों ध्यान रखना, किसी नदी का महत्व कम नहीं होता है, सबका महत्व होता है। हाँ, कम या ज्यादा जरूर हो सकता है ना। जब ये कहते हैं कि हिमालयी नदियां महत्वपूर्ण हैं और ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो एकदम गलत बोल रहे हो फिर आप। परंतु जब तुलनात्मक कहते हो तो सब हाउ ठीक है। चलो, गुड। और सर हिमालयी नदियाँ लंबवत अपरदन करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ पार्श्विक अपरदन करती हैं। नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो कि हिमालयी नदियां लंबवत और पार्श्विक दोनों अपरदन करती हैं, इसलिए चौड़ाई बढ़ाती रहती हैं। तभी तो आपकी कोसी नदी जब मन में आता है रास्ता काट कूट के चल देती है। अबे तेरी मेरी मर्जी, मैं चाहे यहां से जाऊं, मैं चाहे वहां से जाऊं, मेरी मर्जी। तो क्या बोलोगे? हिमालयी नदियां पार्श्विक अपरदन और लंबवत अपरदन दोनों करती हैं, तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां केवल पार्श्विक। चलिए, वेरी गुड। और हिमालयी नदियाँ पर्वत के मध्य निकलती है और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ पौड़ा पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठारों के मध्य होकर निकलती है। ये इस बात में कोई दम नहीं है। और कोई? सर हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती ही है और ये अध्यारोपित है। हाँ, ये भी कह, अनेक नदियां अध्यारोपित भी हैं। ये सिंपल ये कहो कि हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती हैं तो ये अनुगामी है, अनुवर्ती कह सकते हो। ठीक है, या पूर्वगामी है तो ये अनुगामी है। पूर्वगामी का मतलब पहले से थी, जो भी रास्ता, जो भी बाधक बीच में आया काटती नहीं और अपने मार्ग को बनाए रखी। तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां ढाल जिधर है ढाल का अनुसरण करते हुए चलती, इधर उधर नहीं जाती हैं। और लिख सकते हो। डेल्टा बनाती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा एस्चुरी दोनों बनाती हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो। हिमालयी नदियों में साल के 365 दिन पानी रहता है, इसीलिए जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु प्रायद्वीपीय नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता, इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से कम है, तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण। बोलो, पानी जब नहीं रहेगा तो जंतु ज्यादा पैदा थोड़ी ना होंगे, समझे। परंतु वहीं हिमालय नदियों में 365 दिन पानी रहता है तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। और कोई?
और कोई बात जल्दी से। हिमालयी नदियों का सर बेसिन बड़ा होता है प्रायद्वीपीय नदियों से। हाँ, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, प्रायद्वीपीय हिमालय नदियों के बेसिन बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहीं तुलनात्मक रूप से उनके बेसिन छोटे छोटे। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हिमालयी नदियों की केवल कुछ नदियां ही सागर तक पहुंचती हैं, तो वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियां या अधिकांश नदियां सागर में सीधे जाकर गिरती हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं? आप जब हिमालय तंत्र में पढ़ते हो तो केवल 2 नदी ही बच्चों सागर तक पहुंचती हैं फाइनली। कौन कौन सी? सिंधु और गंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी सीधे नहीं पहुंचती है, काफी पहले मिल जाती है। तो वहीं आप वहां देखते हो क्या भाई, स्वर्ण रेखा दामोदर, स्वर्ण रेखा आपकी वो नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नूरू, पेल्लार, बहुत सारी, नर्मदा, तापी, माई, सब सीधे जाके सागर में गिरती। और कोई बात जल्दी से बोलो। हिमालयी नदी हिमालयी नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां यू आकार की घाटी बनाती हैं। एकदम झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ, झूठ 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 झूठ। बेसिक हिमालयी नदियां उत्तर के मैदान की सिंचाई करती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां तो दक्कन की पठार की सिंचाई करती हैं। ये भाई जो जहां का होगा वही सिंचाई करेगा ना, ये कोई बात थोड़ी ना। इसके पहले बात को क्लेरिफाई कर दूं भाई, इसने गलत स्टेटमेंट दिया। हिमालयी नदी बेटा दुनिया में कहीं भी होगी तो वी शेप वैली ही बनाएगी, ध्यान रखना। या तो गॉर्ज बनाएगी पहाड़ी भागों में, ऊंचे भागों में, या फिर वी शेप वैली बनाएंगे। हो सकता है वैली वाइड वी शेप वैली हो, नैरो वी शेप वैली हो, संकरी घाटी हो, चौड़ी घाटी हो, ये हो सकता है। फिर यू आकार की घाटी, ये मैंने लिखवाया हुआ है, तुम बेटा ऐसे तो निर्भय हो मत करो। उसमें मैंने लिखवाया हुआ यू शेप वैली जो है हमेशा किससे बनती है? ग्लेशियर से बनता है। हाँ, ग्लेशियर से बनते हैं। क्यों? ग्लेशियर ठोस होता है, तो जब कोई भी ठोस पदार्थ, पूरा डायनेमिज्म है ना, फिजिक्स है, जब कोई ठोस पदार्थ मूवमेंट करता है तो पूरे मास में मूवमेंट होगा। देखो समझे? तो जब पूरे मास में मूवमेंट होगा तो पूरी कटाई करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, इसलिए यू शेप वैली बन जाती है। वाटर जो होता है, वाटर अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग तरह से, अलग अलग क्षेत्र में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे उसके सेंट्रल पार्ट में मिनिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से मैक्सिमम गति होती है, इसीलिए वहां पर आप देखोगे अधिक गहराई होती, तो वी शेप वैली बनेगी। ऐसे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसा एक बार मैं फिर फटाफट दोहरा देता हूं, आप लोग कल लिख के भेजना इसको। हाँ हाँ ये बात भी सही, वेरी गुड बेटा, देखो कहाँ अच्छा कनेक्ट किया। हिमालय नदियां युवावस्था में है और ये वृद्धावस्था में, ये कह सकती हैं। नंबर 2, हिमालयी नदियां सदा नीरा हैं क्योंकि इन्हें बर्फ और यानी इन्हें ग्लेशियर और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है। तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां जब आप लिखोगे तो आप कह सकते हो ये मौसमी है क्योंकि वर्षा जल पर ही आधारित होते हैं। फिर हिमालय तंत्र की सभी नदियां हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं, तो वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिमी घाट, विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, पठार यानी छोटा नागपुर पठार, क्या आपका अमरकंटक पठार आदि क्षेत्र से निकलती, यानी कि उद्गम के केंद्र अलग अलग है, परंतु पूरे हिमालय क्षेत्र में देखोगे हिमालय से ही किसी ना किसी भाग से निकल रहे हैं। फिर सर लेकिन यमुना की जो सहायक नदियां है वो तो सर पठारी भागों से भी निकल कर हाँ, तो ये भी तो चिंता क्यों कर रही हो, ये भी हम अभी अंतर कर देंगे बेटा। यदि ज्यादा हिमालय क्षेत्रों से निकलते हैं सर। हाँ, तो अधिकांश या कह सकते हो ज्यादातर सभी बड़ी नदियां, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लोग पहले ही मैं बोल दे रहा हूं इसको, हालांकि तुम लिखना बाद में, कि
हिमालयी तंत्र में प्रायद्वीपीय तंत्र की अनेक नदियां आकर मिलती हैं, परंतु प्रायद्वीपीय तंत्र में हिमालय तंत्र की कोई भी नदी आकर नहीं मिलती। समझ गए? ये लाइन पूरी हुई कि नहीं? समझ में आ गई बात? हिमालयी तंत्र में प्रायद्वीपीय तंत्र की, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कौन कौन सी नदियां आती हैं? हिमालयी तंत्र में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अनेक नदियां आती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा वगैरह, दामोदर। परंतु हिमालयी तंत्र के, हिमालय क्षेत्र की कोई भी नदियां प्रायद्वीपीय तंत्र में नहीं मिलती हैं। कोई मिलती हो तो बताइए। नो वन इज देयर। चलिए भाई, फिर आप लिख सकते हो हिमालयी नदियां पूर्वगामी हैं या कह सकते हो पूर्ववर्ती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती या अनुगामी है। ठीक है, चलिए भाई इधर आ जाइए फिर। और हिमालयी तंत्र की नदियां जैविकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कम महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपने मार्ग में लंबवत और पार्श्विक दोनों अपर्दन करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानों के क्षेत्र में बहने के कारण लंबवत अपर्दन नहीं कर पाती हैं, केवल पार्श्विक अपर्दन करती हैं। हिमालयी नदियां अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर छोटे छोटे डेल्टा बनाती, तुलनात्मक रूप से छोटे डेल्टा बनाती हैं, परंतु कुछ नदियां एस्चुरी भी बनाती हैं। ठीक है, फिर हिमालयी नदियां मुलायम चट्टानों के बृहद मैदानी भाग में बहती हैं, इसीलिए भूगर्भीय जल का भी स्रोत हैं। तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानों के क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए भूगर्भिक जल का स्रोत नहीं है। ये भी मेंशन कर सकते हो। हिमालयी नदियां बृहद मैदानी भाग में बहती हैं, इसीलिए नौ परिवहन की दृष्टि से भी प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रही हैं। तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियां उभड़ खाबड़ क्षेत्र में बहती हैं, इसीलिए ये परिवहन की दृष्टि से उपयोगी नहीं। इसलिए तुम लोग उत्तर भारत में बहुत सारे फोक सॉन्ग सुनोगे, खासकर बिहार, बंगाल, असम, तो आप लोग उन गानों में नदियों का जिक्र, नावों का जिक्र, ऐसे बहुत सारे गाने सुनोगे। जैसे मेरी नाव गुड़गुड़ गोते खाए, ओ बिंदु पार लगा दे, ओ बिंदु पार लगा दे। सुना है गाना? उसका गाना है ना किशोर कुमार दा का। या बहुत सारे उनके जो गाने बच्चे सुनते हो शारदा सिन्हा के, तो शारदा सिन्हा के बहुत सारे गाने जब सुनोगे उसमें देखो ऐसे गाने मिलते हैं जो नदियों और नाव से जुड़े हुए हों। इसमें जो वो कल्पना करती है कि वो पलटनिया बनी आई है, पिया लेने लेते आई है, हो कुछ ऐसी गाना है कि वो कह रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो सेना में है, पटना में, वो पोस्टेड है कोलकाता में। तो वो कह रही है कि कोलकाता जाना तो वहाँ से नाव के द्वारा जाना, तो वहाँ से सिंदूर और पता नहीं कि जो भी चीज़ लेते आना। इस तरह के बहुत सारे गाने आप देखोगे, और जब पढ़ोगे थोड़ी हिस्ट्री तो तुम्हें समझ में आएगा कि 1854 तक सीधे सीधे जो हमारा मार्ग होता था बच्चों, यानी दिल्ली से, आगरा से नाव सीधे कोलकाता जाया करती थी। पता आप लोगों को? जैसे जब मिर्जा गालिब की पेंशन रोक दी गई तो मिर्जा गालिब नाव से गए थे कोलकाता। उस समय कोलकाता राजधानी थी ना, तो कोलकाता गए हुए थे और फिर वे वहां पे रिक्वेस्ट अपना किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग जोड़ सकते हो। तो सफिशिएंट हुआ। चलिए इसी को एक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में मैं जोड़ना चाहूंगा। भारत में बच्चों नदियां खूब पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में भी और उत्तर भारत में भी नदियों की भरमार है। नदियों की अपनी भूमिका है, परंतु एक बड़ी खास बात, नदियां कई मामलों में डिस्ट्रक्टिव साबित भी होती हैं।
यानी कि ये जो नदियां हैं ये कई बार अपने बाढ़ के जल के द्वारा बड़े स्तर पर जन धन की हानि करती है। और ये बाढ़ आती क्यों है? तो ओबियस बात है कि जब किसी क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक होगी तो भाई बाढ़ आ जाएगी, और जब किसी क्षेत्र में वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया में कि एक ही क्षेत्र में या देश के अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय में कभी बाढ़ की स्थिति होगी तो कभी सूखा की। महसूस किया आप लोगों ने? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉनसून साहब हो सकता है शुरू में ही आए, एक ही क्षेत्र में खूब बारिश करें और अचानक गायब हो जाएं, बाद के समय में तो सूखा पड़ जाएगा, या फिर बीच में आए और झमाझम 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 इतनी बारिश दे के गया, बे लो पानी पियो, बाढ़ आ गई। और दूसरे क्षेत्र में पता चला बारिश ही नहीं हो रही है, सूखा सूखा पड़ा। तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है बच्चों, बाढ़ आई तो जन धन की, कृषि की हानि होती है, और सूखा पड़े तो भी जन धन, कृषि आदि की हानि होती है। और अल्टीमेटली इसका प्रभाव क्या पड़ता है? क्या पड़ता है बताइए? देश की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होती है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? जी सर। तो देश की अर्थव्यवस्था को यदि हमें विकसित बनानी है तो क्या करना चाहिए? बोलिए। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बात टाइम टू टाइम चलती रहती है, न्यूज में सुनते रहते होगे, मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है ना? क्या करना चाहिए भाई? क्या हमें नदियों को जोड़ देना चाहिए? यदि हम नदियों को आपस में जोड़ दें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को, तो क्या नहीं ऐसा हो सकता बच्चों कि उत्तर भारत में जब बाढ़ आती है, अक्सर उत्तर भारत में बाढ़ आती है, निचले गंगा के मैदानी भागों में बाढ़ आती है जिससे जनधन की हानि होती है, और वहीं प्रायद्वीपीय भारत में सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा भाई? उत्तर भारत के अतिशय जल को दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों में भेज दिया जाए तो बताइए, कल्पना करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। बढ़िया होगा। जी सर, बैलेंस हो जाएगा सर। बैलेंस हो जाएगा। होने वाली समस्या खत्म हो जाएंगे, यहाँ का अभाव। क्या बताओ? भारत में जो अधिक के कारण समस्याएं आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, और प्रायद्वीप में जो सूखे के कारण जो अभाव रहता है वो शायद ठीक हो जाए। यानी वही अभी सभी लोगों ने कहा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस। हिमालय हम्म हिमालय नदी बंगाली खाड़ी में जाके समुद्र में जा रही है, तो वो पानी तो वेस्ट हो जा रहा है, उसको आप घुमा के नीचे तक भेजे तो वो पानी पिए हो सकता है। वाह, क्या बात है। बच्चों ने दिमाग लगाया, कुछ सोच देर से ही सही पर दिमाग लगाया कि यस, यदि नदियों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर का पानी दक्षिण पहुंच जाएगा, जिससे दोनों की ओर संतुलन हो जाएगा। जरा एक मैप बना के इमेजिन करते हैं हम लोग, जरा जल्दी से भारत का मैप बनाओ आप लोग फटाफट। वाह भाई, बालकों ने इतना सोच लिया हमारे। बहुत ज्यादा आएगा, और फिर बारिश के बाद तो उत्तर भारत की नदियों में भी उतना जल नहीं होता है तो दक्षिण भारत में उतना जल प्रवाहित कर सके। क्या बेटा? हाँ बोलो। और तो राज्यों के बीच विवाद भी तो बढ़ जाएगा ना सर, वैसे ही राज्यों के बीच झगड़े इतने रहते हैं। अच्छा,
उसको चाय पीता जाता है ना, मैदा नहीं लाकर। तो अब तुम्हें कहाँ ज्ञान के चक्षु कहाँ खुल रहे हैं? हाँ, ज्ञान के चक्षु बच्चों के कैसे खुल गए हैं ये? बीच बीच में खुल जाता है। ये देखो बच्चों, यानी कि कई ऐसे इंजीनियर्स थे हमारे देश में जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद, हालांकि ये परियोजना बात पहले भी ब्रिटिश पीरियड में भी हुई थी, बट विशेष रूप से 1960 के दशक में जब बहुत सारे सूखा पड़ा देश में, तो ये बात उठने लगी कि भाई क्यों ना उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए, जिससे उत्तर भारत के अतिशय जल को, भाई अभी किसी बच्चे ने कहा कि सर इधर पानी कम पड़ जाएगा, अरे भाई अतिशय जल की बात हो रही है, मैंने पहले शब्द बोला है, चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अतिशय शब्द मतलब अतिरिक्त। भाई तुम्हारे पास 5 लीटर पानी पियोगे और तुम्हारे पास 8 लीटर पानी है, तो ये बताओ ये 3 लीटर पानी तुम क्या करोगे? बोलो, फेंकोगे ना कल, क्योंकि कल फिर पानी आ जाएगा 8 लीटर, तो क्यों ना 3 लीटर किसी को दे तो 4 लीटर, तुम्हारा भी काम चले उसका भी काम चले, बुरा है क्या? बोलो भाई। अतिशय जल यानी कि उत्तर भारत में जहां वर्षा अनेक क्षेत्रों में अधिक होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के क्षेत्रों में जल बहुत ज्यादा हो जाता है, उस अतिरिक्त जल से उस क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो क्यों ना इस पानी को इधर भेज दिया जाए, तो बाढ़ से बच जाएंगे ना। और इधर जो सूखा है, सूखे से बच जाएंगे, तो कल्पना करो कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। विद्वानों ने कहा कि यदि परियोजना करते हैं, इसको कार्यान्वित करते हैं, तो इससे लाखों मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये लाखों मेगावाट जो बिजली पैदा होगी, उससे देश के अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, क्योंकि जब पानी बह रहा होगा तो जगह जगह हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा देंगे, और हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने से बिजली मिलेगी, तो भाई ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होंगी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यदि हम लाभ की बात करें, तो लाभ जल विद्युत उत्पादन होगा, बाढ़ सूखा का नियंत्रण होगा, बाढ़ सूखा का नियंत्रण होगा, यह सबसे खास बात है। चलिए भाई, और बाढ़ सूखा का नियंत्रण होगा बच्चों, कृषि में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा, कैसे? तो तुम्हारे यहां बाढ़ में खेत डूब जाता है और उनके यहां पानी के बिना खेत सूख जाता है, तो दोनों जगह जब उत्पादन बढ़ेगा, दोनों जगह पानी की उपलब्धता होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, उसके साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, सस्ता माल मिलेगा, सबकी क्रय शक्ति भी बढ़ी हुई है, सस्ता माल भी आ रहा है, सब लोग खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आहा देश में संपन्नता है। बोलो, तो होगा कि नहीं? कृषि में उत्पादन बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा, तो लाभ ही लाभ है भाई। और बोलिए क्या लाभ होगा? सर जैसे अभी आपने बताया कि जलमार्ग का उपयोग करके पश्चिम बंगाल तक जाते थे, हाँ, वैसे ही जलमार्ग का प्रयोग करके अन्य राज्यों तक सामान कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो भाई, परिवहन, जल परिवहन में वृद्धि, नौगमन में वृद्धि। चलो भाई ठीक है, और बोलो जल्दी से।
सर नदियों के डैम बनेंगे तो पर्यटन भी आएंगे। हाँ, पर्यटन भी होंगे, बात तो सही है, बालक ने बड़ी जबरदस्त बात कही है। ऊर्जा स्रोतों का निर्माण, लिख दिया गया है। जगह जगह वृद्धि, डैम जो बनेंगे या कैनाल्स वगैरह, बड़ी बड़ी कैनाल्स होंगी, आपके बड़े बड़े झीलें बनेंगी, तो उससे क्या फायदा होगा? उसी में 10-20 बोट डाल दी जाएगी। किशन अपने मैडम के साथ जाएगा, है ना, अमन त्यागी अपने मैडम के साथ जाएगा, घूमने घाम के आएगा, नाव में बैठेगा, गाना गाएगा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, बोटिंग करता रहेगा, घूमेगा, मस्ती है कि नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है। रोजगार भी मिलेगा सर लोगों को। क्या बेटा? यस, वाह भाई, देखो दिमाग लगना शुरू हो गया। रोजगार में वृद्धि, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा। अरे अच्छी बात जब सोची जा रही है तो कहां से बीच में लेके दूसरी बातें आ गई तुम? हाँ अभी नाम की चर्चा हो रही है। हाँ, अभी नाव वाव की चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। मतलब अब पहले ही आलोचक बन गई, बताइए। ऐसा नहीं है। हाँ, और कोई बात? हाँ निखिल, पता, जल की उपलब्धता बढ़ जाएगी सर। हाँ, जल की उपलब्धता बढ़ेगी तो देखो सारा कुछ हो गया, बाढ़ सूखा में नियंत्रण। अब जैसे निखिल जहाँ एक दिन देखा मैं, पता चला कि ये सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है, तो सिग्नेचर बीच में अपने मैडम के साथ घूमने आया हुआ था, मैं इसे पकड़ लिया रंगे हाथ। अबे यहाँ कहाँ घूम रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं चल रही है? तो कहा अरे सर देश की अर्थव्यवस्था में मैं योगदान दे रहा हूँ और थोड़ा आया हूँ घूमने उमने। क्यों निखिल, आया कि नहीं आज? तो यहाँ पे दिल्ली में शायद आप लोग जानते होंगे एक सिग्नेचर ब्रिज बना है, तो जब बन के तैयार हुआ तो इतने लोग यहाँ पे घूमने आए, ट्रैफिक जैम हो जाया करता था, पुलिस बुलानी पड़ गई। आज भी आप लोग जाओ इससे तो इतने सारे लोग आते हैं, खड़े होके सब सेल्फी ले रहे होते हैं, भाई देख। तो उस समय दिल्ली सरकार ने कहा इसको पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे, परंतु कैसे होगा पर्यटन? वहीं तो दोनों नाला है, नाला उसी के नीचे गिरता है, इतनी तेज बैड स्मेल आती है कि 10 मिनट बाद ही मन करता भागो यहाँ से। तो वो एक अलग बात, बट पोटेंशियल तो है ना यहाँ पर, सोचने वाली बात। हाँ, और कोई बात? चलो इतनी बातें बहुत होगी, इतने लिख दोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। परंतु बच्चों जरा सोचो, यदि ये परियोजना इतनी लाभजन्य है तो आखिर ये परियोजना अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई भाई? एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से विवाद रहता है सर, वो प्रॉफिट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ देना नहीं चाहता। अच्छा चलो भाई मान लेते हैं। और कोई बात? यदि ये आर्थिक लागत, भूमि की कमी, यानी कि इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। सर स्थलाकृतियां भी तो प्रभावित कर रही है। यस, वेरी गुड। चावल ऊपर वाला जो मैदानी भाग वाला जो है नदी से भाग में होता है, ऊपर वाला जो जाता है जो के भाग में, दोनों को कनेक्ट करने में लागत भी तो बहुत आएगा। बहुत सही। एक ही भाग में चट्टाने कठोर पाई जाती है, काटना भी बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल बहुत होता है। और बेटा मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, ये भी तो है। वो तो अलग बात है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं सकते हैं सिर्फ। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते। बच्चों नो डाउट कागज पर यह परियोजना बहुत जबरदस्त लगती है, बहुत जबरदस्त। आप जैसे युवा तो कहते बिल्कुल सर ये परियोजना बन जानी चाहिए ताकि हम नाव लेके घूमें, बड़ी मस्ती आएगी। हाँ सर बिल्कुल परियोजना। परंतु बच्चों कागज पर यह परियोजना अच्छी है, परंतु जब वास्तविक लेवल पर इस पर जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो एकदम कई सारी सीमाएं स्पष्ट होती है। जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने बोला लागत। 2001 के आसपास इस परियोजना को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट जब तैयार की गई थी तो उस समय कहा गया था इसकी प्रारंभिक लागत इफ ऑल द थिंग रिमेन द सेम, सभी टाइम से पूरी हो जाएगी,
तब 5,60,000 करोड़ की यह परियोजना होगी। उस समय 5,60,000 की परियोजना, कैन यू इमेजिन? देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग केवल एक परियोजना में यदि डाइवर्ट कर दिया जाए, उधर भेज दिया जाए, तो बाकी सब क्या होगा भाई? बोलो। यानी कि कह सकते हो उच्च लागत, बहुत अधिक लागत है भाई। आज तो ये परियोजना कम से कम 10 लाख करोड़ की परियोजना होगी। फिर कई विद्वानों ने दूसरी बात जो कही, लागत के साथ साथ, यानी कि उच्च लागत, उच्च लागत, उच्चावच की विषमता। मतलब कहने का यूं है कि अब परियोजना बच्चों बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई? तुम लोग अभी जब मैप पर जल्दी से पेज नंबर 10 पे जाओ, ये वाला क्षेत्र कितना ऊंचा देख रहे हो? इसकी ऊंचाई कितनी है? पटना के आसपास ऊंचाई मान लो 150 मीटर है, तो वहीं तुम्हारे प्रायद्वीपीय भाग की ऊंचाई कितनी चल रही है? 600 से 900 के मीटर बीच में चल रही। देखो देखो भाई। यस सर। तो ये बताओ तुम कैसे पानी ऊपर भेज पाओगे? पानी हमेशा कहां जाता है? हाई टू लो। और तुम क्या कर रहे हो? लो टू हाई। तो लो टू हाई कैसे भेजोगे पानी भाई? कैसे भेज सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात। भेज सकते, क्यों नहीं भेज सकते? मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर लगाना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? वाटर लिफ्टिंग। वाटर लिफ्टिंग, यस। बड़ी बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मोटर। तो बच्चों इतनी बड़ी बड़ी मोटर लगाओगे तो उसको विद्वानों ने तो एक कहा, यार तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो। गंगा ब्रह्मपुत्रा में जब पानी बरसात के दिनों में आता है एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में, तो तुम्हारे पानी लिफ्ट करने से, पानी पंप करने से बाढ़ नियंत्रित नहीं होगी। फालतू मजाक मत करो, जाओ। वही बात हो गई कि जैसे किसी सागर से एक लोटा पानी तुमने निकाल लिया। बात सही है, बात सही। कितनी बड़ी बड़ी लिफ्ट लगाओगे यार? वाटर लिफ्टिंग इतना मामूली बात है। अब उसके लिए कितना बड़ा बड़ा पंप लगेगा, कितनी बड़ी संख्या में लगेंगे, और उसके लिए जगह जगह लगेंगे। तो विद्वानों ने कहा, तुम्हें समझ में आ रहा कि जितनी बिजली पैदा करोगे ना, उससे ज्यादा बिजली तो वाटर पंपिंग में खर्च हो जाएगी। तो ये बताओ, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा ना? माइनस। तो ये बताओ, ऐसा धंधा ठीक रहेगा क्या? निखिल के दादाजी डंडा लेके धोएंगे। अबे तेरी तो बता रहा हूं, अभी मैं तेरे धंधा करा रहा हूं, रुक जा। तो एक प्रॉब्लम। फिर विद्वानों ने कहा, इतने बड़े पानी को रोकने के लिए पटना के पास एक डैम बनाना पड़ेगा, बैरियर बनाना पड़ेगा, और वहां उस बैरियर से पानी लिफ्ट होगा। तो बच्चों जरा सोचो, जब वो बैरियर बनेगा तो बैकग्राउंड में कितना पानी एरिया और डूबेगा, जलमग्न क्षेत्र बढ़ेगा। तो आखिर तो वही बेटा बात, तो वही तो आगे बात हो रही है ना, कि कितना बड़ा एरिया जलमग्न होगा। हजारों लाखों एकड़ कृषि भूमि, आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो इसके लिए कैसे भाई काम चलेगा? और तुम पानी पंप कर पाओगे? और तुम गंगा का तो चलो कर लोगे, ब्रह्मपुत्र का कैसे करोगे? ब्रह्मपुत्र का पानी कैसे लाओगे? बाहर तो सबसे ज्यादा पानी तो उधर है, सबसे ज्यादा पानी तो उधर है। बताओ कैसे लेके आओगे? तो कुछ लोग थे किशन जैसे, उन्होंने कहा, अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा करेंगे, नहर बना लेंगे। 25 किलोमीटर तो मात्र यहां पर चिकन नेक है। उस 25 किलोमीटर चिकन नेक में तुम अब नहर भी बनाओगे, तो पूर्वोत्तर के राज्यों की कनेक्टिविटी कैसे होगी? और बांग्लादेश उसे जाने देगा अपनी ओर से? नहीं। तो प्रैक्टिकल है क्या ये? तो तुम्हें प्रैक्टिकल लग रहा है?
दिस इज नॉट फिजिबल। और बांग्लादेश से जब पानी, तो उसका पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी जब मोड़ोगे तो बांग्लादेश ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश में तो पानी जाता है, उसके लिए तो जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब हो सकते हैं, समझ रहे? तो ये बात यहां पर उच्चावच की विषमता एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतने बड़ी मात्रा में जल को यहां से वहां खींच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये कभी मत लिखना कि असंभव है, ये ध्यान रखना। ये फिर आप नेगेटिव अपने माइंडसेट को बता रहे हो, कठिन बताइए। आप ऑफिसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए। कठिन आप कह सकते हो, कठिनतर कह सकते हो, परंतु ये कभी नहीं कह सकते असंभव है। हर असंभव को भी पॉजिटिव वे में देखो कि संभव है, तो भाई बहुत कठिन है। फिर बच्चों पर्यावरणीय संकट जो होगा, बाप, अनइमेजिनरी लॉस। यार जरा सोचो, यहां से जब ये नहर जा रही होगी, इसी एरिया में तो देश के घने जंगल हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का ये जो एरिया है अत्यंत सघन घने जंगलों का क्षेत्र है। जरा सोचो कितने जंगल काटेंगे, कितने जंगल कटेंगे, बाप रे, अनइमेजिनरी। नॉट ओनली वनस्पति, जंतु का कितना लॉस होगा, कितने जंतुओं का पर्यावरणीय प्रवास आवास छिन जाएगा और उसमें रहने वाले मानव का विस्थापन होगा। बोलिए। विस्थापन की समस्या, जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास, ये सब भी तो हो रहा। बहुत सारे इतने जो लॉस हैं, उसमें कैलकुलेशन ये हुआ कि भाई बहुत लाभ का सौदा नहीं है, लाभ का सौदा नहीं है बहुत ज्यादा। और फिर उसी में देश की एकता अखंडता भी, जो बच्चों आप लोगों ने बोला था, जो प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी वह आएगी राज्यों के बीच संबंधों का। जरा सोचो, यहां पर छत्तीसगढ़ में किसी और की सरकार है, आंध्र प्रदेश में और सरकार है, तेलंगाना में किसी और की सरकार है, तो देखते हो यहां पे क्या होता है। क्या हुआ भाई, अचानक दिल्ली का पानी, हरियाणा सरकार ने रोका दिल्ली का पानी। केजरीवाल साहब अचानक चिल्लाने लगेंगे। हरियाणा सरकार कहे कि नहीं नहीं मैंने नहीं रोका है। केजरीवाल साहब कहे नहीं नहीं पानी रोक दिया आपने, रोक दिया, देखिए 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 देखिए। लो भाई, राज्यों में विवाद हो गया। कावेरी विवाद भी है, कावेरी विवाद। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में, पिछले कोरोना में ही, मतलब एक राजनीतिक कितनी द्वेषता है कि अचानक केजरीवाल साहब कहने लगे कि भाई हमारे टैंकर्स दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार एंट्री नहीं करने दे रही है, रोक दी है बॉर्डर के पास में। यूपी सरकार कह रही नहीं हमने कोई नहीं रोका, हमारे पास जो है सब प्रॉपर जा रहे हैं। अभी बताइए किसको झूठ या सही माना जाए, बोलो। ये राजनीतिक प्रॉब्लम आ सकती है ना बेटा। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि नहीं हमने नहीं रोका हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि केजरीवाल जी कह रहे कि नहीं भाई रोकी गई है। मे बी हु इज राइट हु इज रॉन्ग, किसको कह सकते, नो वन। यानी कि हो सकता है पीछे ही पानी रोक दिया जाए। जैसे तुम लोग गांव देहात में जो बालक नहरों के क्षेत्र में रहते हो, शायद वो जानते हो कई बार नहर को लेके दो दो गांव में झगड़ा हो जाता है। क्यों बच्चों, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? नहर बांध देते हैं, नहर बांध देते, ये लो नहर जा रही है, ये गांव है, ये गांव में पता चला ये गांव वाले ने पानी रोक दिया ना भैया, पहले हमारे यहाँ पानी चलेगा। ये इस गांव के 10-20 युवा मिलके गए, अरे साहब कैसे तुम्हारी मत हटाओ इसको। उधर से 10-20 युवा आ गए, हो गई लट्ठम लट्ठ,
देखा आप लोगों ने कभी? तो अब सोचो फिर किसका होगा? राज्यों के बीच होगा। उधर से आ रहे आंध्र प्रदेश के लोग, ना भैया पानी खोलो छत्तीसगढ़ वालों। केंद्र सरकार में अलग पता चला सरकार हो, और केंद्र में 2 सरकारें हो सकता है, केंद्र राज्य उन्हीं के सरकार हो, डबल इंजन की सरकार। तो क्या होगा? तुम लोग न्यूज में सुनते रहते हो ना ये कई बार। आजकल नीतीश कुमार जी तो शांत है, नहीं तो बीच में अभी बड़ा चिल्लाए करते थे, केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है, नाइंसाफी करती है। ममता जी कभी कभार बोल देती हैं, सुनते हो कभी कभी कि ममता दीदी कहती हैं भाई केंद्र सरकार हमें जो है ना सहयोग नहीं कर रही है। तो इतने में पता चला तेलंगाना के आंध्र प्रदेश की सरकार अचानक कहती है केंद्र सरकार हमारे साथ टैक्स में सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही, जबकि वो सब तो एकदम बंधे हुए नियम है, वो तो बेटा कोई रोक नहीं सकता। आप लोग जब पॉलिटी में पढ़ोगे, इसीलिए वित्त आयोग बना है ना, सुना होगा, पॉलिटी पढ़े होगे तो वित्त आयोग बना होगा, तो कोई टैक्स नहीं रोक सकता। तो अब पर अपने अपने जनता में अपनी छवि बनाने के लिए कई बार राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाती, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द पार्टी। तो भाई से राज्य और केंद्र के संबंध खराब हो सकते हैं, राज्य राज्यों के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। क्या देश की एकता के लिए अच्छी बात है? तो बताइए योजना फिर क्या किया जाए भाई? छोड़ दिया जाए, रद्द कर दी जाए। रद्द कर दिया जाए? सर छोटे छोटे जो पानी में नदियां उनको जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, भविष्य में देखो, इसी बात को आप लोगों ने एक जल पुरुष का नाम सुना होगा, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह ना नाम है उनका, अलवर के हैं, राजस्थान के, जिन्हें जल पुरुष की उपाधि दी गई है। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, और प्राचीन काल में ये हमारे पूर्वज करते रहे हैं बच्चों। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में वहां की आवश्यकता के अनुसार भारत में पर्याप्त जल होता है, आवश्यकता है जल का उचित प्रबंधन किया जाए। इस चीज को आप लोग अपने यहां प्राचीन काल के कई सारी चीजों को देख के समझ सकते हैं। जैसे अपने यहां पूरे गंगा के मैदानी भागों में देखोगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक गांव में तालाब पोखरे हुआ करते थे। हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं होगा बच्चों, आज भी आप लोग गांव से जुड़े हुए हो, कि जहां पर 1, 2, 3, 4 तालाब पोखरे ना हो आपके गांव में। काफी बड़े साइजेबल, बोले है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके गांव में तालाब पोखरा ना हो? 1, 2, 3, 4, 5 जैसा गांव जरूर मिलेगा। क्यों भाई? बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था, कुएं होते थे, तालाब पोखरे, बावड़ी हुआ करती, जैसे शुष्क मौसमी भागों में पहले बावड़ी हुआ करती, सुना होगा बावड़ी आप लोगों ने, बावड़ी जानते होंगे आप लोग। तो बावड़ी हुआ करती थी। दक्षिण भारत में जाओगे तालाब, बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजा पहले बड़े बड़े तालाब खुदवाते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे पैसे वाले, वे तालाब पोखरे खुदवाते थे। क्यों भाई? ताकि जल का संचय किया जा सके। जल का संचय ही नहीं किया जा सके बच्चों, जरूरत है कि अपने जीवन में जल की जो हम लोग वेस्टेज करते हैं उसको भी नियंत्रित करें। जैसे आजकल जिस निर्ममता से भूगर्भीय जल का विदोहन हो रहा है, बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। इसीलिए देखो भूगर्भीय जल स्तर तेजी से गिर रहा है, चिंता की बात है। आप लोग में जहां तक सबके घर में, ज्यादातर के घर में नल होगा, ट्यूबेल वो होंगी, सबमर्सिबल होंगी। मैं देखता हूं कई बार 1 लोटा पानी के लिए लोग सबमर्सिबल को दबा देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। 1 लोटा पानी और 1 बाल्टी पानी तब तक सबमर्सिबल फेंक देता है। आप लोगों के यहाँ ज्यादातर के घरों में आरओ होगा, पता आरओ कितना पानी वेस्टेज करता है? 70% पानी फेंक देता है आरओ, पता कि नहीं आप लोगों को?
जिनके घरों में आरओ लगा होगा थोड़ा ध्यान से देखना, आज जाके मोर देन 70% वाटर फेंकता है, 30% वाटर पानी के लिए जाता है। सोचिए कितना वेस्टेज करते हैं हम लोग पानी का। तो जरूरत किस बात की है? पानी को कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। तब भाई 70% जो पानी वेस्टेज जा रहा है कैसे कंजर्व करोगे? अरे उस पानी को रख लो, बाल्टी में रख लो। भाई मैं तो, हमारे घर में विवाद हुआ करता था, हमारे मैडम को मैंने कई बार डांटा, समझाया, मैंने कहा समझा करो। अब वो बाल्टी रखी हुई है नीचे, वो पानी बाल्टी भर जाता है, वो पानी वॉशरूम में काम आता है या फिर बर्तन धोने काम आता है। तो जल की जो हम बर्बादी कर रहे हैं वो समस्या है। जल की कमी नहीं है, जल के प्रबंधन की कमी है। इस पर मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत में पर्याप्त लवणीय जल की उपलब्धता होने के बावजूद भी भारत में जल का संकट है। क्यों? प्रबंधन में प्रॉब्लम। हम जिस तरह से अपनी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं उसकी समस्या। पहले यही नदियां पूजी जाती थी और पहले इन्हीं नदियों से सीधा पानी बच्चों लाया जाता था, पिया जाता था। इसीलिए तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पनघट। गाना सुनते होगे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ दियो रे कंकड़िया, ऐसी मारी गगरिया फोड़ डाली। सुना है गाना कि नहीं? पनघट क्या होता था बच्चों? जहां पर लोग जाते थे, महिलाएं विशेषकर जाके पानी भर के लाती थी। घर पर सीधा यूज होता था, समझे? मैंने खुद अपनी नजरों से अपने साथ देखा। बचपन में सरयू नदी के किनारे जब मेला लगता था, नवंबर के आसपास जो स्नान होता है, उस समय हम लोग जाते थे तो माताजी पानी सीधे सरयू नदी से पानी लेकर आती थी और उसी से सारी चीजें बनती थी। तो बच्चों उसमें नियम भी था कि हम लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति साबुन लेके सरयू नदी में नहा नहीं सकता था और आसपास उसके गंदा नहीं कर सकता था। हम लोग जैसे छोटे भाई मान लो जिनको लट्टे वट्टे लगी, वो गए तो धोना है तो पानी उसमें से लिया और फिर नदी से दूर जाके फिर बच्चे को साफ किया। तो लोग फॉलो करते थे, सो नदियां हमारी नीट एंड क्लीन थी। बट गलती हमारी भी है कि हम नदियों को अपने प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस प्रबंधन की आवश्यकता है। बोलिए, पानी की कमी नहीं है, कमी कहां है? प्रबंधन की। इस चीज की आवश्यकता है। वाटर हार्वेस्टिंग करें हम लोग। सरकार देखो इसीलिए कई जगहों पर नियम ला रही है शहरों में कि वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी प्लॉट 100 स्क्वायर गज के अधिक हैं उनसे कहा गया है कि अपने यहां पर एक पॉन्ड बनवाएं ताकि बारिश का पानी उस पॉन्ड में जाके संचित हो जाए। और इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण चेन्नई में यूज किया गया है बच्चों। चेन्नई इस मामले में रोल मॉडल है। चेन्नई में पता होगा आप लोगों को पानी की बहुत स्कार्सिटी होती है, चेन्नई में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए तुम लोग साउथ की मूवी देखोगे तो बहुत सारे देखोगे लंबी लाइन डब्बा लगाए हुए लोग हैं, गोल गोल डब्बा, लंबी लाइन लगी हुई है पानी की। देखा है कभी आप लोगों ने? इसका निदान वहां पर एक कमिश्नर लेडी आई थी आज से 8-9 साल पहले। उसने हर स्कूल, हर कॉलेज, हर बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वो बना दिए, क्या बोलते, पॉन्ड बनाए। और जितनी बिल्डिंग का पानी है सब पानी सीधे जाके पॉन्ड में, कुएं में संचित होने लगा। उसका यूज फ्लश के लिए, बर्तन धोने के लिए और फिल्टर करके पीने के लिए होने लगा। काफी रिलैक्स हुआ है लोगों। तो ये समझने वाली बात है। तो ठीक, आज इतना ही। कल हम लोग देखेंगे भारत की वनस्पति और मिट्टी। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप लोग। तो बाय बच्चों, चलें फिर। हाँ बच्चा बोलो बोलो बोलो। गुड बाय सर। गुड बाय बेटा, गुड डे, थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर।